Good morning, students. Very welcome to all of you. Yes, come to the class, students. As we have to move ahead. Sound clear है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes. Good morning, Anjali. Good morning, Radhima. Good morning, Rahul. Good morning, Bhumi. Good morning, Abhishek. Okay. Thank you, Anjali. Good morning, Deepa. Good morning, Soumya. Good morning, Vikas. Very welcome to all of you. साउंड क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपकी कल क्लास ऑफ थी, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। आज हम प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने स्पेक्ट्रम को ही। आप लोग फास्ट आ जाओ। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आप जो अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो वो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी तो आप रेगुलर अपलोड करते हो, ठीक है। अब टर्न आता है आपकी कॉपी चेकिंग का, तो उसकी जो डेट है वो मैं आपको बता दूंगी, व्हाट्सएप पर मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। इसी मंथ में आप सबकी कॉपीज चेक होगी और आप लोग इंडिविजुअली एक डेट दे दी जाएगी, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही डेट होगी। आप लोग उस डेट पर अपनी कॉपीज यहाँ सबमिट कराओगे और प्रोसेस क्या है वो मैं आपको सारा बता दूंगी। तो आप लोग तैयार रहो। आपके जिसके भी नोट्स कंप्लीट नहीं है, जैसे कि जो न्यू ज्वाइन स्टूडेंट्स थे उन्होंने डिमांड किया था नोट्स का, तो मैंने खुशी के नोट्स कंप्लीट वर्क था खुशी का, वो मैंने अपलोड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वहां से मुझे उम्मीद है सभी ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब जिसका वर्क कंप्लीट नहीं है वो के पास टाइम है अभी, ठीक है, 2-3 दिन। आज 23 तो हो चुकी है, ठीक है। आप 2 या 3 दिन मानकर चलो, इन 2-3 दिन में आपको अपना वर्क कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मैं आज या कल जितना भी है आपको कॉपी चेकिंग का पूरा प्रोसेस प्लस कॉपी चेकिंग की जो डेट है आपकी, कि आपको कब अपनी कॉपी सबमिट कराना है चेकिंग के लिए, वो मैं आपको बता दूंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी कॉपी सबमिट कराओगे, चेक होगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी अटेंडेंस, आपका जो भी इवैल्यूएशन है, मार्किंग, सब उसी के हिसाब से होगी जिसका वर्क कंप्लीट होगा। क्लियर है सभी के लिए चीज? जो आज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें भी बता देना, वैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और अपडेट कर दूंगी इस चीज को, आपकी कॉपी चेकिंग डेट में बता दूंगी। ओके। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो रेगुलर अपलोड करते हैं, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, उनका सबका कंप्लीट है, आई नो इट्स वेरी वेल। और जिनका कंप्लीट नहीं है वो इन 2-3 दिन में अपना वर्क जितना भी पेंडिंग है उसे कंप्लीट करें, ज्यादा पेंडिंग ना करें वर्क को, क्योंकि प्रॉब्लम फिर आप ही को होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम की। हमने स्पेक्ट्रम के 2 टाइप देखे थे, जिसमें से हमने इमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से समझा। इमिशन, देखो ये जो स्पेक्ट्रा है एक्चुअल में इमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि उसी की वजह से हमें एक्चुअल एटम के अंदर है क्या, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सिचुएशन हमें पता चलती है। तो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए डिटरमाइन किया गया, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम लिया गया और हमने उस स्पेक्ट्रम की एक बोर्ड पर अपने पिक्चर हमने समझने की कोशिश की, तो उससे हमें पता चला कि लाइन्स की कुछ सीरीज मिल रही थी, उस सीरीज को हमने समझा। विकास, पेपर में तो आया है कि हाँ 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। अब देखते हैं गाइडलाइंस क्या आती हैं, किस हिसाब से स्कूल खुलेंगे, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने स्पेक्ट्रम को समझा। हम ये सब जो समझ रहे थे, आपका जो EMR है उसका ड्यूअल नेचर आप समझ रहे थे, उसके लिए आपने कुछ एक एक्सपेरिमेंट देखे, आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, उसके बाद आप स्पेक्ट्रम की तरफ चले, एटम का स्पेक्ट्रम आपने समझा। अब ये सारी चीजें हमारी माइंड में, ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर होते हैं। तो अब हमें जो समझना है, हमें बॉल का एटॉमिक मॉडल समझना है, इस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। यस, आपने क्या क्या कैलकुलेट किया? पीहू, आपने कैलकुलेट किया होगा फर्स्ट सीरीज के लिए, तो आई थिंक फर्स्ट वाला ही हमने किया था।
फर्स्ट सीरीज के लिए वैल्यू इसका आया होगा ऑलमोस्ट 1216 एंगस्ट्रॉम आया होगा। टेल मी। और अगर आपने कैलकुलेट किया है तो आपको ये भी देखने को मिला होगा कि आप जैसे जैसे ऊपर चल रहे हो ना, तो वेवलेंथ का वैल्यू कम हो रहा है या बढ़ रहा है? फॉर बार्नर इट डिक्रीजेस। यस, शाबाश पीयू। देखो जैसा कि हमने देखा था कि जो सबसे नीचे वाला जो स्टार्टिंग सीरीज था हमारा, वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाले सीरीज से मिलता है, यानी, और उसके बाद फिर हम जब ऊपर चलते हैं तो हमारी जो सीरीज है बाल्मर सीरीज, जो विजिबल रीजन में मिलती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर सीरीज में बढ़ते जा रहे हो, एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को? वो आप ऐसे भी समझ रहे हो, एनर्जी लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड एनर्जी बढ़ रही है ना, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, आपका नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, तो एनर्जी बढ़ रही है। तो एनर्जी बढ़ने से इसका आप कह सकते हो कि इनकी जो वेवलेंथ है ना वो डिक्रीज होगी। एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे जैसे रेडिएशन की वेवलेंथ बढ़ती है, उनकी एनर्जी कम होती जाती है, एनर्जी कहो या फ्रिक्वेंसी कह लो, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है उनकी वेवलेंथ कम होती जाती है। तो ये चीज सही है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है आपको फर्स्ट सीरीज, जो आपकी लाइमन सीरीज है, उसकी आपको सबसे ज्यादा वेवलेंथ देखने को मिलती है। एक्चुअल वैल्यू मुझे बता दो पीहू। फॉर्मूला बिल्कुल इजी था, उसको जैसे जैसे आप पुट करोगे आपको मिलती जाएगी। तो आगे चलते हैं, बोर के एटॉमिक मॉडल को समझते हैं, क्योंकि हम जो बोर का जो एटॉमिक मॉडल था एक्चुअल में वही मॉडल, या आप कह सकते हो एक्चुअल में 1026। यस, सही है पीहू। तो एक चीज ये तो आपको समझ में आई कि आप जैसे जैसे सीरीज में ऊपर बढ़ते जाओगे या शेल से दूर होते जाओगे, वेवलेंथ कम होता जाएगा, क्योंकि शेल की एनर्जी बढ़ रही है। ये तो हमारी जो एक्चुअल कंसेप्ट थी उसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है हमारा ये काम। तो अब आगे चलते हैं, हम बोर के एटॉमिक मॉडल को समझते हैं। ये जो सारा आप पढ़ रहे थे, बार बार मैं बताती जा रही हूँ आपको कि आप बोर के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए ही सारा आप कुछ पढ़ रहे थे। EMR, स्पेक्ट्रम, ये सब आप बोर के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि बोर ने इन सारी कंसेप्ट को यूज किया है। तो हम बोर के एटॉमिक मॉडल को समझेंगे, उसके लिए हम उसकी पोस्टुलेट्स देख लेते हैं कि एक्चुअल में उसने क्या क्या अपनी कह सकते हैं कि कंसेप्ट बताई इस मॉडल को लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सही है पीहू, बिल्कुल सही है। आप जो वैल्यूज बता रहे हो क्वेश्चन के लिए 1026, ब्रैकेट के लिए 972.8, we have to find from n6 to yes, so इनके लिए 950 एंगस्ट्रॉम। गुड पीहू, वेरी गुड। and ma'am we have to find from n6 to n1। ओके भूमि, मुझे नहीं समझ में आया आप तो क्या पूछ रहे हो, आप एक बार अपना ऑडियो ऑन कर लो और फिर पूछ सकते हो आप। यस भूमि। ओके पीहू, बहुत तक चले गए। ओके गुड। यस भूमि। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने सारी सीरीज के लिए कहा था ना, आपने सारी सीरीज के लिए कहा था, तो ब्रैकेट सीरीज की निकाल ली, P1 सीरीज की भी निकाल ली। तो मैं पूछ रही हूँ कि 6 से 1 तक आएंगे तो वाली सीरीज का भी निकालना है। हाँ, चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे बस हमें अपनी नॉलेज के लिए था, ऐसा कुछ आता नहीं है एक्चुअल पर्टिकुलर, हमारे नॉलेज के लिए था कि कैसे हम सीरीज में ऊपर जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है ना तो आप ना उनकी वैल्यूज याद भी रख सकते हो। जब आप कोई कॉम्पिटिशन देते हो तो आपको इतना ना पूरा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, फौरन से आप लैम्डा की वैल्यू लिख देते हो। ओके ओके मैम, ना आप उसको मेमोराइज भी कर सकते हो। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, आपने ये सारा वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, ये सब पढ़ा है ना। बोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को समझाने में इन सारे कंसेप्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कंसेप्ट को, सबको यूज किया है। तो उसकी पोस्टुलेट्स देखते हैं हम, उससे हमें समझ में आता है।
सबसे पहली पोस्टुलेट तो बॉर्न ने किस पर कॉन्सेंट्रेट किया? ये जो आप एनर्जी लेवल की बात कर रहे हो ना, इन एनर्जी लेवल पर कॉन्सेंट्रेट किया और इन्हीं के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में वो जो रेगुलर सर्कुलर पाथ है उनमें मूव करते हैं। उन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट नाम देते हैं या शेल नाम देते हैं। ओके, इन्हीं के बारे में उसने अपनी नॉलेज बताई। तो थोड़ा सा पोस्टुलेट को हम लेंदी करके अपने हिसाब से समझेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि उसने रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी ना रदरफोर्ड के मॉडल में, उन्हें कम किया, उसने उन्हें क्लियर किया और ये जो सारे कंसेप्ट थे, जो डेवलपमेंट थे, इनका यूज करके अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उसको पूरा करते हुए उसने अपना मॉडल बनाया। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन इन द एटम regularly move around the nucleus. In the fixed circular path. सबसे पहली चीज उसने क्या बता दिया, उसने जो एनर्जी लेवल्स थे उनके बारे में अपनी हमारी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो रेगुलरली मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, और उन सर्कुलर पाथ को हम जो नाम देते हैं वो लिख लो, दीज सर्कुलर पाथ एनर्जी लेवल। विजिबल है यहाँ पर सबको? एनर्जी लेवल कहो या आप शेल कहो या ऑर्बिट कहो। ओके, यस, इन सर्कुलर पाथ को हम एनर्जी लेवल कह सकते हैं। अभी तक एनर्जी लेवल ही कह रहे थे हम कि फर्स्ट में जा रहे हैं, सेकंड में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल में अप एंड डाउन हो रहा है। तो उन एनर्जी लेवल्स को आप शेल भी कह सकते हो और ऑर्बिट भी कह सकते हो। तो उन सर्कुलर पाथ का नाम हमें पता चलता है। अब आप जब भी सुनोगे शेल समझ में आया, आपके सामने शेल नाम आएगा, जैसे आप आगे चलोगे चैप्टर से कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्रेजेंट है, आप फौरन समझ जाओगे शेल यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी लेवल की, कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। ओके, एनर्जी लेवल एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है, इलेक्ट्रॉन के घर है। एटम में इलेक्ट्रॉन का घर क्या है? उसका एनर्जी लेवल है। उसके 3 नाम दे दिए इन्होंने, ऑर्बिट कह दो या शेल कह दो। ओके, उसके बाद हम और देखते हैं, इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। These orbits have fixed value of energy and radius. हर एक एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। जैसे कि आपने देखा था, अभी आपने हाइड्रोजन के केस में किसका वैल्यू देखा था? वेवलेंथ का वैल्यू देखा था। फिक्स्ड है हर एक एनर्जी लेवल का। तो यही चीज यहाँ कह रहे हैं कि हर एक एनर्जी लेवल, हर एक ऑर्बिट का फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होता है प्लस फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस होता है। सर्कुलर पाथ है तो ऑब्वियसली रेडियस होगा, हर एक का रेडियस फिक्स है। ऐसा नहीं कि वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो पास आ जाते हैं एनर्जी लेवल या दूर चले जाते हैं। जो जहां है वो वही रहेगा, फिक्स्ड है। ओके, सो ये इन एनर्जी लेवल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। अब इस फर्स्ट पोस्टुलेट में ही हम चल रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने एनर्जी लेवल या शेल के बारे में पढ़ा, उन्हीं शेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड एनर्जी लेवल की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका। इस एनर्जी लेवल के बारे में ही एक कैरेक्टरिस्टिक और देख लो। These
denoted by an integer n, इसकी कुछ वैल्यूज दी हुई है यहाँ पर 1 2 3 एंड ठीक है। इन इंटीजर को आप n कह दो, इनको इन शेल को आप n से डिनोट करते हो, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के केस में हमने देखा था। तो ये 1 2 3 किसको डिनोट कर रहा है? इनके नंबर को। ओके, n बराबर 1 is nearest to the nucleus। n बराबर 1 अगर लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है सबसे पहला शेल है और किसके नजदीक है? न्यूक्लियस के नजदीक है। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। सेकंड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। नोट डाउन किया सभी ने? सेकंड पोस्टुलेट देखो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को। आपने देख लिया कि हाँ कहाँ पर है? फिक्स एनर्जी लेवल में। एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है, बट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि उसे जैसे ही एनर्जी कम या ज्यादा मिलेगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे ज्यादा एनर्जी मिल गई तो वो क्या करेगा? एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहेगा। अगर वो 1 में प्रेजेंट है तो जंप करके 2 में जाएगा, 2 में प्रेजेंट है तो हायर एनर्जी लेवल से 3 में जाएगा। ये चीज हमने देखी। तो एनर्जी लेवल में ऊपर जाने के लिए उसे एनर्जी की नीड है। अब बारी आती है कि वो उस हायर स्टेट में, उस एनर्जेटिक स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता है, तो उसे फिर से अपने जो भी उसका पाथ, जो भी उसका एनर्जी लेवल था वहां पर आना होता है। तो उसके लिए क्या करेगा? जो अब्सॉर्ब एनर्जी उसे वो रिलीज करता है। तो बाय रिलीजिंग या बाय इमिटिंग एनर्जी दे कम डाउन टू देयर प्रीवियस एनर्जी लेवल। यही चीज हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकेंड पोस्टुलेट जो उसने बताया ऑर्बिट के बारे में, बोर का सेकेंड पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर बाय absorbing एनर्जी। ये चीज तो हमने समझी थी ना? ये जो सारे हमने स्पेक्ट्रम देखे उससे हमें यही चीज तो समझ में आई ना कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन एटम के स्ट्रक्चर बता रहा है ये हमें बोर, कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है एटम में? एनर्जी अब्सॉर्ब करके कहाँ जाता है? हायर एनर्जी लेवल में। एंड कम डाउन बाय emitting एनर्जी। ओके, आप कहते हैं कि प्रूव करके बताओ ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? तो ऑलरेडी बोर्ड ने पढ़ा किसमें? हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में उसने देखा कि हाँ देखो इस तरह से होता है कि एनर्जी लेवल उसने प्रूव करके भी आपको दिखा दिया कि देखो स्पेक्ट्रम देखो, इससे हमें पता चल रहा है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? हायर में गया और हायर से फिर लोअर में आया। तो वो स्पेक्ट्रम के थ्रू हमें पता चला। थर्ड पोस्टुलेट देखेंगे हम। थर्ड पोस्टुलेट अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे कि जो अब्जॉर्प्शन और जो इमिशन हुआ रेडिएशन का, एनर्जी का, उसके लिए फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी रिलेटेड with absorption and emission। समझ रहे हो ना? किसका absorption, किसका emission? रेडिएशन का। इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर में जाएगा, ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। क्या लिखा है तो हमने? ओके ओके ओके,
यस, राइट राइट मुस्कान, बहुत अच्छा किया आपने, इस चीज को बहुत अच्छे से समझा। तो यहाँ करेक्शन कर लेना आप, लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा तो उसके लिए एनर्जी की नीड है, अब्सॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी को हीट कर रहा है। ओके, क्लियर किया हमने इसको। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड विद अब्सॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ फोटोन can be explained by सेकेंड को सेम किया मैंने, न्यू इज इक्वल टू द डेल ई अपॉन एच। कहां से बनाएगी, इस फॉर्मूला से बनाए जहां पर आप डेल ई इज इक्वल टू द एच न्यू। ये जो आपने प्लैंक की इक्वेशन देखी थी वहां से बोर्ड ने, आपने प्लैंक को भी पढ़ा था, प्लैंक ने लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया था, उसने ये अपनी इक्वेशन दी थी। तो उस इक्वेशन से बोर्ड ने हेल्प किया और बताया कि जो फोटोन समझते हो ना सभी, लाइट जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, फोटोन एनर्जी पैकेट्स के रूप में होती है, उसकी एनर्जी छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में होती है, तो उसी की वजह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो उन्हीं फोटोन की बात हो रही है कि उन फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अब्सॉर्ब की है इलेक्ट्रॉन ने, तो उसको हम उस फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेल्टा ई क्या है यहाँ पर, इस तरह से डिनोट कर सकते हो, E2 माइनस E1। E2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी, E1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी। ओके, समझ में आई, इसको यहां लिखेंगे हम, E2 एनर्जी ऑफ हायर लेवल, और E1 क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। समझ में आया। तो हम जब बोर का मॉडल पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ नया नहीं लग रहा है। अभी तक आपने मॉडल को क्या समझा था, जैसे कि थॉमसन ने बताया, ठीक है, डॉल्टन ने बताया, तो सिंपल स्ट्रक्चर हमें समझ में आती थी एटम की। बट इतने सारे डेवलपमेंट हुए, इन सब डेवलपमेंट का एडवांटेज किसने लिया, बोर ने लिया, और उसने एटम की इतनी एडवांस स्ट्रक्चर उसने हमें एक्चुअल में बताई। क्लियर हो रहा है ये। तो ये बोर के पोस्टुलेट है, एक पोस्टुलेट और इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एच तो समझते हो ना सभी, है एच प्लैंक कांस्टेंट है, लिखना इसको, इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है, प्लैंक कांस्टेंट है एच। फोर्थ पोस्टुलेट देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। बताओ मुझे मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम, यस, who will tell me about मोमेंटम। एंगुलर तो हम बाद में बात करेंगे, एंगल से रिलेटेड है। मोमेंटम बताओ मुझे। फर्स्ट टेल मी एनीवन who knows about momentum, what is momentum? Yes, is equals to the mv. Okay. Very good. Yes, आरोही, रिद्धिमा, विभा, भूमि, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। यस, विकास आपने भी सही कहा। मोमेंटम यानी कि उसने कितना स्पीड, यानी कितना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, कितना उसने अपना वेलोसिटी यूज किया है। मोमेंटम के लिए जनरली आप फॉर्मूला लगाते हो मास इनटू वेलोसिटी, तो अपने मास के अकॉर्डिंग और उसकी जितनी वेलोसिटी है उससे आपको, उसके प्रोडक्ट से आपको मोमेंटम पता चलता है। और एक कॉमन लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि मोमेंटम क्या है, अमाउंट ऑफ स्पीड या अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, कितनी स्पीड के साथ उसने अपना काम किया है। यस, वेरी गुड।
ठीक है, तो मोमेंटम जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसका मोमेंटम होगा। और मोमेंटम आप कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हो क्या है, अमाउंट ऑफ वेलोसिटी या अमाउंट ऑफ स्पीड। ओके, एंगुलर मोमेंटम तो ऑब्वियसली एंगल बनाते हुए अगर वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, उसने जितना एंगल बनाया उसे एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं। यस, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का ही होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए भी फॉर्मूला दिया बोर्ड ने, कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय NVR is equal to the NH upon 2π। ये फॉर्मूला टू मच इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। यस क्रिश, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरह से मैं आप सबको कांग्रेट करना चाहूंगी। आप सब बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, आपको पता है कि मोमेंटम क्या है, तो आपको ये चीज समझने में आसानी होती है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका भी मोमेंटम होगा, तो एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, NVR = NH upon 2π। अब ये m की वैल्यू क्या है, ओके, v क्या है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, m v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है, रेडियस है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका रेडियस, रेडियस ऑफ एनर्जी लेवल, या आप ऑर्बिट कह दो। और n क्या होगा यहाँ पर, फास्ट टेल मी, स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी पढ़कर आया बोर्ड ने अपने पोस्टुलेट में भी बताया इस चीज को। स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरी गुड वेरी गुड, यस, ऑर्बिट नंबर या नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, जिसे 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू पता है सबको प्लैंक कांस्टेंट की, टेल मी who knows very well about the value of Planck constant? Yes, number of shell, very good। Planck constant का वैल्यू बता दो। (6.36 into 10⁻⁻34)। यस, इसका वैल्यू है 6.36 into 10⁻⁻34 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस तरह से बोर्ड ने अपने मॉडल को समझाया। बोर्ड ने हेल्प किसके लिए, अगर हम स्टार्टिंग में ही बोर्ड मॉडल पढ़ लेते, अगर हम थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल के बाद डायरेक्ट हम बोर्न मॉडल पढ़ लेते तो हमें ये काफी सारे कंसेप्ट है, स्पेक्ट्रम वगैरह, इनकी नॉलेज नहीं मिलती। उसने अपनी नॉलेज को प्रूव किया, उसने जो डेवलपमेंट्स हुए इस बीच में बोर्न ने उनकी हेल्प ली और अपने एटम को प्रूव किया स्पेक्ट्रम के थ्रू, और उसने सारी डिटेल हमें एटम के बारे में दी कि एक्चुअल में एटम में ये सब होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आप फाइंड आउट करते हो। प्रोसीड करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस, बिल्कुल सही, आप सबकी नॉलेज बहुत अच्छी है, वेरी गुड। तो फोर्थ पोस्टुलेट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, बोर्न ने एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद उसने एक कंडीशन डाल दी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो। According to Bohr, electron move
only in the orbital for which its angular momentum is integral multiple of h/2 pi. That's why only certain fixed orbits are allowed. एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया, किससे आएगा? तो कोई भी वेरिएबल मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम देखो, आपको मास पता होगा, वेलोसिटी पता है, रेडियस आपको पता है, तो उससे आप फिर आप उसे देखो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आप इस चीज को समझो, फिर एक बार देखते हैं इसे। सबसे पहले बोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव ओनली द फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, जैसे कि ऑर्बिट आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में क्यों फर्स्ट वाले में ही प्रेजेंट था, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है। वैसे तो बहुत सारे ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ऑर्बिट में रहता है हाइड्रोजन के केस में, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s1 होता है इसका। सिर्फ एटम में बहुत सारे, हर एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट है, बट इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बॉर्न ने एक्सप्लेनेशन दिया, इलेक्ट्रॉन मूव ओनली in the orbit for which its angular momentum is integral multiple of h/2 pi। जो h/2 pi प्लैंक कांस्टेंट पाई का वैल्यू भी आपको पता है, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी के मल्टीपल में अगर आप इसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपको पता चलती है, तो तभी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ में रह सकेगा। समझ रहे हो ना? इसको MBR, जैसे कि रिद्धिमा आप पूछ रहे हो, MBR इक्वल्स टू द NH/2 pi। इसने ये फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बोर्ड ने दी कि ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया MBR। ठीक है, अब इस एंगुलर मोमेंटम के लिए बोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर फिक्स पाथ में रहेगा, किसी भी एटम की अगर आप बात करो, जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h/2 pi का। n क्या है? नंबर ऑफ शेल, इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि हाँ 1 में है, 2 में या 3 में है। डेफिनेशन का लास्ट वर्ड, which definition? Orbits are allowed। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड। तो हर एक एटम के लिए कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं, ऐसा नहीं कि पहले एटम में सब। अंशुल आज से चालू हो गया ना इसका ऑडियो, आज या कल तो काफी दिनों बाद चालू हुआ है ऑडियो। कहाँ है आप लोग? क्रिएटर से इन्फॉर्म कर सकते हैं, एक बार इन्फॉर्म कर दो इसे। वीडियो को बढ़ने लगा, फिर अभी तो संडे को नहीं था ना, यस, संडे को अकेले निकाल सही लगा। वो कोई ऐसा ना बड़ा लगता ओके, कंटिन्यू करते हैं हम इसका, इससे पहले कि अंशुल का ऑडियो फिर से ऑन हो। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरह से उसने एक्सप्लेनेशन दी कि जो पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ होते हैं हर एक के लिए, ऐसा नहीं कि सब, मान लो सारे इलेक्ट्रॉन, सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन सेकंड में है, सबके थर्ड में, तो कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ होते हैं। अगर वो किस पर डिपेंड करता है? n की वैल्यू पर। n की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि अगर जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी 1 2 3 n की वैल्यू इस तरह से बढ़ती जाएगी, तो उन्हीं फिक्स्ड पाथ पे आपको
आपका इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब देखो उसने बहुत सारे कैलकुलेशन की, जो जो पाथ है उनकी रेडियस उसने बताया फिक्स्ड होती है, एनर्जी उसने बता दिया फिक्स्ड होती है, तो उनकी वैल्यू कैसे, वॉइस नॉट क्लियर, एक सेकेंड। अभी बताओ वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? यस टेल मी, वॉइस क्लियर आ रहा है? ओके 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 ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इससे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो पाथ है, जो ऑर्बिट्स है, इनका रेडियस फिक्स्ड होता है, इनके लिए एनर्जी का वैल्यू फिक्स्ड होता है। तो उस फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड रेडियस ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस, इनको कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बोर्ड ने दिया, तो वो फॉर्मूला भी यहाँ लिख लो। ये 4 पोस्टुलेट है बोर के, यहाँ से बोर मॉडल हमारा कंप्लीट होता है। अब बोर ने कुछ हमें फॉर्मूला दिए, 2 फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, टू मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको इन फॉर्मूला पर बेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वो फॉर्मूला आप लिख लो यहाँ पर। ये पोस्टुलेट खत्म होते हैं, ये पोस्टुलेट आपके यही खत्म होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देखो, अकॉर्डिंग टू बोर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए बोर्ड ने फॉर्मूला दिया, R इज इक्वल टू द 52.9 n स्क्वायर अपॉन z, पिकोमीटर। समझते हो पिकोमीटर लेंथ की एक यूनिट है, और 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻12 मीटर के। इसे याद रखना, ठीक है। तो उसने पिकोमीटर में आपको रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करना बताया। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल, और z क्या है, एटॉमिक नंबर। समझ रहे हो, जैसे हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 1 है, तो वो 1 यहाँ पर आप लिखोगे। देख लो, यहाँ r किसको डिनोट कर रहा है, रेडियस, रेडियस ऑफ शेल। n किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको क्या दे दिया जाता है कि मान लो लिथियम है, मान लो सोडियम है, आपको एटॉमिक नंबर पता है, सोडियम का 11 है, ठीक है। तो Z की जगह आप क्या लिखोगे, 11 लिखोगे। आपको लिथियम दे दे कि लिथियम के लिए रेडियस कैलकुलेट करो, लिथियम के लिए आप Z का वैल्यू क्या रखोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के लिए 3 रखोगे। ओके, तो क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हम देखेंगे। ये फॉर्मूला याद रखो, ये बोर्ड ने अपनी सारी कैलकुलेशन की और हमें रेडियस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया, 52.9 n स्क्वायर अपॉन z। n क्या है, नंबर ऑफ शेल है, ये लिथियम के या जो भी एटम आपको दे रहा है कि इस पर्टिकुलर एटम के इस नंबर के शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बताओ उसकी रेडियस क्या होगी। तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हो। ये तो फॉर्मूला है रेडियस के लिए, स्क्रीनशॉट लो, फिर एनर्जी का देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, जो भी शेल है उसकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू द -2.18 into 10 raised to power -18 z स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर जूल। ऑब्वियसली एनर्जी किसमें कैलकुलेट करते हो, जूल में कैलकुलेट करते हो। और यहाँ ये देख लो 2.18 into 10 raised to power 18 जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट, आपने पढ़ा था ना रिडबर्ग कांस्टेंट, कहाँ पढ़ा था हमने, बोर के एटॉमिक हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में रिडबर्ग कांस्टेंट देखा था,
उस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो थी 96,000 जो थी वो किस में आ रही थी, सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स में देखी थी। ये वैल्यू जब आप जूल में लेते हो तो रिडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू लिखते हो, तो लिख लो द रिडबर्ग कांस्टेंट इन जूल। इस चीज को ध्यान में रखना। ये इसने एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया। यहाँ Z आपको वही पता है कि एटॉमिक नंबर है, N पता है आपको नंबर ऑफ शेल है। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एनर्जी फाइंड आउट करनी होती है, तो ये फॉर्मूला लगाते हो। और ये किसे डिनोट कर रहा है, रिडबर्ग कांस्टेंट को। और रिडबर्ग कांस्टेंट भी कब, जब आप जूल में अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो। ओके, तो इस तरह से हम बॉल के एटॉमिक मॉडल को समझते हैं। आई होप काफी सारी कंसेप्ट आपकी यहाँ क्लियर हुई होंगी। फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि आपको अपने नोट्स कंप्लीट रखना है। आप जब क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका काम भी कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेट बता दूंगी, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी कॉपी सबमिट कराना। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।